हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानेंगे कि एमएस एक्सेल का 100 एमसीक्यू के बारे में। जो सारा 100 एमसीक्यू हमने तैयार किया है, जो सारा वीवीआई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो आज के वीडियो में और इस क्वेश्चन ये 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का पीडीएफ जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको टेस्ट के लिए OMR पेपर भी डाल दूंगा, जहाँ से आप वहाँ दोनों का पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे के वीडियो डालते समय आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में न्यू वर्कबुक बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है एमएस एक्सेल में हम लोग नया पेज लेते हैं तो Ctrl+N बटन दबा देंगे तो आपका न्यू वर्कबुक क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 2 नंबर, एमएस एक्सेल में ओपन वर्कबुक के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। यानी आप कोई वर्कबुक बना के सेव कर दिए, ठीक है, उसको ओपन करना है तो उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+O। तो आप Ctrl+O का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, एमएस एक्सेल में किसी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी आप एक्सेल में आप वर्कबुक बनाया है, काम की है, उसको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने का शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+P। आप Ctrl+P दबा के क्या कर सकते हैं, उसको उस टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, एमएस एक्सेल में फाइल को सेव करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हम लोग एमएस एक्सेल में कोई वर्कबुक पर काम करते हैं और उसको सेव करना है तो उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+S से हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल के लिए कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। देखना है तो चलते हैं हम लोग एमएस स्टार्ट मेनू में और यहाँ से एक्सेल को ओपन करते हैं। और जैसे हम एक्सेल यहाँ पे ओपन किए और यहाँ पे हमने क्या किए, कंट्रोल के साथ 1 बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ 1 बटन दबाए तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। Ctrl+1 दबाएंगे तो आपका फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स क्या होगा, खुल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, एमएस एक्सेल में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग एमएस एक्सेल में, यानी आप देखिए इसमें ऑप्शन होगा Ctrl+2 दबाएंगे, उससे भी बोल्ड होता है, Ctrl+B से भी बोल्ड होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 1 और 2। चलते हैं देखते हैं एमएस एक्सेल को क्या करते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जैसे ही एमएस एक्सेल ओपन किए, यहाँ पर कुछ लिख लिए, ठीक है, तो हम लोग Ctrl+B दबाते हैं। Ctrl+B से क्या हो रहा है, बोल्ड हो रहा है। उसके बाद क्या था, एक ऑप्शन है Ctrl+2। अब Ctrl+2 से भी देखते हैं दबा के बोल्ड हो रहा है कि नहीं। तो इसमें कुछ लिख लिए और जैसे ही इस पर क्लिक करके Ctrl+2 दबा रहे हैं, कंट्रोल के साथ 2 बटन, तो देखिए क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो आप Ctrl+B से भी बोल्ड कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ 2 बटन भी दबा के क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस एक्सेल में टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इटालिक करने के लिए हम लोग देखिए, आप क्या कर सकते हैं, थ्री बटन से भी क्या कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं टेक्स्ट को, और Ctrl+I से भी हम लोग टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा आपका 4 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 4। तो चलते हैं एमएस एक्सेल में खोल के देखते हैं, यानी हम इसमें कुछ लिख लिए, Ctrl+I दबा के देखते हैं तो Ctrl+I से क्या हो गया, इटालिक हो गया। दूसरा क्या था आपका, Ctrl+3 बटन भी दबा के देखते हैं क्या मेरा टेक्स्ट इटालिक हो रहा है कि नहीं। तो Ctrl+3 बटन दबाए तो देखिए Ctrl+I से भी इटालिक हो रहा है और Ctrl+3 से भी इटालिक हो जा रहा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 और 3 दोनों होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, एमएस एक्सेल में अंडरलाइन करने के लिए कौन सा की का प्रयोग किया जाता है। तो अंडरलाइन करने के लिए हम लोग Ctrl+U का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+U। अब देखना है कि टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लिए और जैसे हमने Ctrl+U दबाया, देखो अभी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन नहीं है। अब इस पर क्लिक करके Ctrl+U दबाते हैं तो देखिए टेक्स्ट के नीचे क्या हो गया, अंडरलाइन लग गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, Ctrl+U से क्या होता है, अंडरलाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, एमएस एक्सेल सेल में लिखे गए डाटा को राइट
राइट साइड वाले सेल में कॉपी करने के लिए कौन सा की का प्रयोग किया जाता है। देखो कह रहा है कि एमएस एक्सेल में कुछ डेटा लिखा हुआ है, उसको राइट साइड में हमको कॉपी करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलते हैं एमएस एक्सेल खोल लेते हैं और इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए कुछ डेटा लिखा हुआ है और इस डेटा को बोल रहा है, आप जो देख रहे हैं इस डेटा को बोल रहा है कि राइट साइड में लाना है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप कंट्रोल आर बटन दबाएंगे तो वो टेक्स्ट क्या होगा, राइट साइड में कॉपी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल आर, यानी कंट्रोल आर से क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को राइट साइड में हम लोग कॉपी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, एमएस एक्सेल में माइक्रो की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी माइक्रो ओपन करने, माइक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 का डू, यानी अल्ट के साथ F8 बटन दबाएंगे तो आपको माइक्रो का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। चलते एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे क्या दबाएंगे, अल्ट के साथ F8 बटन। तो यहाँ पर देख रहे हैं माइक्रो का क्या हो गया, डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, एमएस एक्सेल में सेल में लिखे गए डेटा को रिमूव करने के लिए सेल पर जाके कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हम लोग इसका आंसर आपका हो जाएगा 11 के आंसर Ctrl+R। जैसे हम Ctrl+R दबाएंगे उस सेल में तो आप जो भी डेटा लिखे वो रिमूव हो जाएगा। चलते एक्सेल खोल के उसमें देखते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्लिक है, यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ R बटन दबाएंगे तो देखिए आपका डेटा क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा Ctrl+R से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल में के डेटा को रिमूव कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की का यूज करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, एमएस एक्सेल में Ctrl+D की का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए Ctrl+D से क्या होता है, डी का प्रयोग जो किया जाता है, कंट्रोल डी से आपका क्या होता है, फील डाउन होता है। क्या होता है, फील डाउन, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका 2। और देखते हैं फील डाउन का मतलब क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे एमएस एक्सेल को ओपन कर लिए और इसको सिलेक्ट करके नीचे तक हमने क्या किया, सिलेक्ट करके कंट्रोल डी बटन दबा रहे तो आपका क्या हो गया, फील डाउन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, फील डाउन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, एमएस एक्सेल को क्लोज करने के लिए कौन सी कीज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एमएस एक्सेल को क्लोज करने के लिए हम लोग अल्ट के साथ F4 बटन दबाएंगे। देखिए कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब नहीं खुला होगा तो आप अल्ट के साथ F4 करेंगे तो आपको विंडो शट डाउन होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन खुला हुआ है, आपको उसको क्लोज करना है तो उसके लिए अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो आपका वो क्लोज कर देगा। तो वही पूछा जा रहा है कि एमएस एक्सेल को क्लोज करने का शॉर्टकट कीज क्या है, तो अल्ट के साथ F4। चलते यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। जैसे अल्ट के साथ हमने F4 बटन दबा रहे तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भाई आपने इस एक्सेल में कुछ वर्क की, इसको सेव करना है कि नहीं करना है। तो नहीं करना, जैसे नो करेंगे तो आपका वो एक्सेल क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, सिलेक्ट टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कट करने के लिए बोला जा रहा है तो इस कट करने का शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+X बटन। तो 14 का आंसर हो जाएगा 2। चलते हैं यहाँ से एमएस एक्सेल को खोलते हैं और इसमें कुछ लिख दिए, टेक्स्ट कुछ लिख दिए। अब इसको कट करने के लिए बोल रहा था, जैसे Ctrl+X बटन दबाएंगे तो आपका टेक्स्ट क्या हो गया, कट हो जाएगा और जहाँ पर रखना वहाँ पर Ctrl+V करके पेस्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा Ctrl+X से कट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, अंडो करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+Z से अंडो होता है। क्या होता है, Ctrl+Z से अंडो। अंडो का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर जैसे हमने क्या किया था, यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया, हमको नहीं करना है तो Ctrl+Z दबाएंगे तो आपके पीछे आ जाएगा। तो अंडो का मतलब क्या होगा, पीछे जाना, समझ रहे। जो गलत हो गया हमको बैक जाना है तो Ctrl+Z दबा के क्या कर सकते हैं, अंडो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, रीडो करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो रीडो करने के लिए Ctrl+Y का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे एमएस एक्सेल खोल लेते हैं, जैसे Ctrl+Z से हमने क्या किए थे, पीछे किए थे, हमको करना है कि नहीं, हमको आगे जाना है तो उसके लिए क्या करना है, Ctrl+Y बटन दबाएंगे तो आगे चला जाएंगे, समझ रहे। तो Ctrl+Y से क्या होता है, रीडो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा Ctrl+Y। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, एमएस एक्सेल में टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एमएस एक्सेल में टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग Ctrl+T का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ से एमएस एक्सेल खोल लेते हैं और इतना दूर में हमको टेबल को इंसर्ट करना है तो Ctrl+T बटन दबाएंगे और यहाँ पर माई हेडर पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो आप देखिए आपने एक्सेल में Ctrl+T से क्या कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, एमएस एक्सेल में
देखिए यहाँ पर भी पूछा जा रहा है कंट्रोल टी की का प्रयोग करके क्या कार्य कर सकते हैं, तो अभी यूज किया है। कंट्रोल टी से क्या होता है, टेबल होता है। तो वही 18 में पूछ रहा है कंट्रोल टी का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, तो कंट्रोल टी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, यानी टेबल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ से MS एक्सेल खोल लेते हैं और जितना टूल में आपको टेबल बनाना है उतना टूल सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी बटन दबाएंगे और माई टेबल हैज हेडर पे क्लिक करेंगे, टिक लगाएंगे और ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं कंट्रोल टी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। MS एक्सेल में सेल में लिखे गए कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सा की का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हमने MS एक्सेल में कुछ लिख लिए तो इसका शॉर्टकट होता है F2 बटन, यानी क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी F2 बटन दबा के आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे में हम यहाँ पे MS एक्सेल खोल लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिखे इसमें एडिट करना है तो इसमें F2 बटन दबाएंगे तो कर्सर क्या होगा, आपके सेल के अंडर बिलिंग करना शुरू कर देगा और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको एरेज करके आप एडिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका हो जाएगा F2 बटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। देखिए हाइपरलिंक लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के दबाते हैं, कंट्रोल के से क्या करते हैं, हाइपरलिंक यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। MS एक्सेल में ऑटोसम की शॉर्टकट की क्या होती है। तो देखिए आप लोग MS एक्सेल में ऑटोसम क्रिएट करना लगाना चाहते हैं, ऑटोसम का यूज करना चाहते हैं, उसका शॉर्टकट की होता है आपका अल्ट के साथ इक्वल टू, अल्ट प्लस इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलते यहाँ से MS एक्सेल को क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं और MS एक्सेल यहाँ से ओपन कर लिए। अब जैसे मान लीजिए कुछ नंबर यहाँ पर टाइप कर दिए, अब इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो जोड़ने का शॉर्टकट क्या होता है, तो अल्ट के साथ इक्वल टू दबाएंगे और देखिए यहाँ पर ऑटोसम का ऑप्शन आ गया, तो आप जैसे इंटर मारेंगे तो ये जुड़ जाएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपका MS एक्सेल में ऑटोसम की शॉर्टकट की क्या होगा, अल्ट प्लस इक्वल टू। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। फाइंड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। फाइंड मतलब क्या होता है, खोजना, समझ रहे हैं, फाइंड मतलब खोजना या सर्च करना। तो देखिए हम लोग MS एक्सेल में बहुत सारा डेटा है, उसमें हमको खोजना है, तो उसका शॉर्टकट की होता है फाइंड का, कंट्रोल F से क्या होता है, फाइंड होता है, कंट्रोल F से फाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो रिप्लेस का मतलब होता है चेंज करना, बदलना, समझ रहे। तो रिप्लेस करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल, रिप्लेस करने का, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपका 1, यानी कंट्रोल H बटन दबाएंगे, यानी कंट्रोल प्लस H बटन, तो आपका रिप्लेस, इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस S से आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस जी कीज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है कंट्रोल जी का। तो देखिए कंट्रोल जी का इस्तेमाल होता है गोटू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ गोटी का, नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 24 का इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। MS एक्सेल में रो को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो रो को हाइड करने के लिए हम लोग कंट्रोल 9 बटन दबाते हैं, क्या दबाते हैं, कंट्रोल प्लस 9 बटन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा 3। चलते हैं MS एक्सेल खोल के यहाँ पर देखते हैं कंट्रोल 9 बटन दबा रहे हैं तो मेरा रो हाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे में हमने कुछ लिख लिए, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल के साथ 9 बटन दबा रहे हैं तो देख सकते हैं आपका रो क्या हो गया, हाइड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। MS एक्सेल में कॉलम को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो कॉलम को हाइड कंट्रोल प्लस 0 बटन का यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉलम को हाइड करने के लिए चलते हैं यहाँ से MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और जैसे यहाँ पर इस कॉलम को हाइड करना है तो इस कॉलम को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल 0। तो कंट्रोल 0 जैसे ही दबाएंगे तो आपका L वाला कॉलम क्या हो गया, हाइड हो गया। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा, कंट्रोल प्लस 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। MS एक्सेल में करेंट टाइम इंसर्ट करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, यानी करेंट टाइम निकालने के लिए। तो करेंट टाइम
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कलम का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा 4। तो चलते हम लोग MS एक्सेल को ओपन करते हैं और यहाँ पर टाइम निकाल के देखते हैं। तो टाइम निकालने के लिए क्या बताया, कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कलम। तो जैसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कलम दबाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका करेंट टाइम क्या हो गया, निकल के आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस सेमी कलम की का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए कंट्रोल प्लस सेमी कलम की का प्रयोग हम लोग करेंट डेट निकालने के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर हो जाएगा 1, इंसर्ट करेंट डेट। तो चलते हम लोग एक्सेल को यहाँ से ओपन कर लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कंट्रोल के साथ सेमी कलम दबा रहे हैं। तो देखिए आज का यानी करेंट डेट आपका क्या हो गया, निकल के आ गया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, MS एक्सेल में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को बनाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। यानी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है, ठीक है। तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P बटन। जैसे ये कीज यूज करेंगे तो आपका फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स क्या होगा, खुल के आ जाएगा। चलते एक्सेल में हम लोग देखते आ रहा है कि नहीं। तो क्या बता है, कंट्रोल शिफ्ट और P बटन दबाएंगे तो आपका यहाँ पर देख रहे हैं फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर फॉन्ट है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स क्या हो गया, खुल के आ गया, जिसको हम फॉर्मेट सेल का भी डायलॉग बॉक्स बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो चार्ट बनाने के लिए हम लोग F11 का प्रयोग करते हैं। MS एक्सेल में अगर चार्ट बनाना है तो F11 बटन दबाएंगे तो आपका चार्ट वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। चलते यहाँ से एक्सेल खोल लेते हैं और जैसे हम F11 बटन दबा रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं चार्ट का क्या हो गया, चार्ट टूल्स खुल के आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका 1 हो जाएगा, F11 इसका शॉर्टकट कीज है। अगला क्वेश्चन देखें 31 नंबर, ठीक है। 31 नंबर में क्या बोल रहा है, MS एक्सेल में ऑल्ट शिफ्ट प्लस F1 की का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो नया सीट हम लोग खोलने के लिए इसका यूज करते हैं। ऑल्ट शिफ्ट F1 से क्या होता है, न्यू सीट खुल के आता है। तो चलते हम लोग यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। जैसे एक्सेल ओपन किए तो ऑल्ट शिफ्ट F1 बटन दबा रहे तो देखिए अभी 3 तो सीट खुला हुआ है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट F1 बटन दबा रहे तो क्या हो रहा है, न्यू सीट खुल के आ रहा है। यहाँ पर देखिए सीट 1 सीट 2 जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर 1 हो जाएगा, न्यू सीट के लिए, ठीक है, इंसर्ट सीट के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, MS एक्सेल में कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो आपका कॉलम पूरा क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलते एक्सेल को यहाँ से ओपन कर लेते हैं और जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबा रहे हैं तो देखिए क्या हो गया, आपका पूरा कॉलम को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, हाईलाइट कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूरे कॉलम क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, MS एक्सेल में MS एक्सेल 2010 में किन्हीं 5 यानी किसी भी 5 स्टूडेंट की डाटा का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सी फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए 5 स्टूडेंट का डेटा का औसत कर रहा है, औसत मतलब विभाजन करने की, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, MS एक्सेल 2010 में किन्हीं 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सी फार्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए औसत निकालने के लिए हम लोग एवरेज का फार्मूला का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जो हो जाएगा आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, MS एक्सेल में स्पेलिंग एंड ग्रामर के सही करने के लिए की का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सा की का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग देखिए स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए F7 की का यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के आंसर क्या हो जाएगा, F7। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और प्लस का यूज हम लोग इंसर्ट डायलॉग बॉक्स के लिए किया जाता है। तो जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन दबाएंगे तो आपका डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। चलते एक्सेल में दबा के देखते हैं, क्या दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन जैसे ही दबा रहे हैं तो इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जा रहा है।
तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, एमएस एक्सेल में राइट साइड के सेल पर जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एमएस एक्सेल में अगर राइट साइड में आपको जाना है तो उसके लिए आपको टैब बटन दबाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाता है। चलते यहाँ से एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और जैसे हम टैब बटन दबा रहे हैं तो देखिए कहाँ जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, एमएस एक्सेल में शिफ्ट प्लस टैब की का किस लिए यूज किया जाता है। तो शिफ्ट और टैब बटन दबाएंगे तो ये आपका क्या होगा, मूव ऑन सेल प्रीवियस, यानी पीछे की ओर जाएगा। जैसे हम लोग टैब दबाए तो सेल क्या राइट साइड में जा रहा था, उसी तरह शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे तो आपका जो वो कर्सर है पीछे की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, मूव ऑन सेल प्रीवियस। तो चलते हैं यहाँ से ओपन कर लेते हैं एक्सेल, और एक्सेल में हम शिफ्ट प्लस टैब दबा के देखते हैं। शिफ्ट प्लस टैब दबा रहे तो क्या हो रहा था, देखिए पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, एमएस एक्सेल में राइट एरो की का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो राइट एरो का प्रयोग हम लोग राइट यानी क्या, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, ठीक है। ऑन सेल राइट जाने के लिए तो हम लोग राइट एरो, चलते एक्सेल खोल के यहाँ से राइट एरो दबा के देखते हैं। तो देखिए राइट एरो से क्या हो रहा है, हम लोग राइट साइड में जा रहे हैं, राइट एरो यानी एक सेल राइट साइड में चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 वन सेल राइट जाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, एमएस एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इंसर्ट फंक्शन को डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस F3 बटन दबाएंगे तो आपका इंसर्ट फंक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर 4 हो जाएगा। चलते एक्सेल खोल के शिफ्ट प्लस F3 बटन दबा के देखते हैं इंसर्ट फंक्शन आ रहा है कि नहीं। शिफ्ट के साथ F3 बटन, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 40 नंबर, एमएस एक्सेल में लास्ट रो से पहली रो पर जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए लास्ट रो यानी एमएस एक्सेल में सबसे लास्ट रो से हमको ऊपर जाना है, सबसे पहला वाला रो पे, तो कौन सा की का प्रयोग करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ अप एरो, कंट्रोल के साथ अप एरो दबाएंगे तो सबसे ऊपर एरो पर चला जाएंगे। अगर वही पूछा जाता सबसे नीचे जाने के लिए कौन सा एरो का प्रयोग करेंगे, तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो। तो हमको क्या पूछा जा रहा है, एमएस एक्सेल में लास्ट एरो से पहली रो पर जाने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ अप एरो का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा, 1। चलते एक्सेल खोल के देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अभी हम लोग क्या है, सबसे ऊपर है, जैसे नीचे जाना है तो कंट्रोल के साथ हम डाउन एरो दबा दिए। यही पूछ रहा है कि आपका एरो क्या है, सबसे नीचे है, क्या है, नीचे है, और बोल रहा है कि सबसे पहली रो पर जाना है, तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ अप एरो। तो देखिए आपका पहले एरो पर पहला रो नंबर पे आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस अप एरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, एमएस एक्सेल में सीट को सिलेक्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एक्सेल में पूरे सीट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, पूरे सेट के नहीं, एक सीट को सिलेक्ट करना है तो किस की का यूज करेंगे। तो देखिए कंट्रोल, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो आपका पूरे सीट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। चलते यहाँ से एमएस एक्सेल खोल लेते हैं। जैसे एक्सेल खोल लिए और शिफ्ट के साथ क्या दबाएंगे, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार दबा जैसे, तो देखिए आपका पूरे सीट क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 41 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यानी 41 का आंसर 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, एमएस एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट में कितने रो एंड कलम होते हैं। तो देखिए एक्सेल में रो और कलम पूछ रहा है, तो एक्सेल में टोटल रो आपका 10,48,576 रो होता है, और कलम जो होता है 16,384 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 10,48,576 क्या होते हैं, रो होते हैं, और कलम कितने होते हैं, 16,384। देखना है तो चलते हैं एक्सेल यहाँ से ओपन कर लेंगे। सबसे नीचे यानी रो किसको बोलते हैं, रो नंबर को बोलते हैं, ठीक है, और कलम किसको बोलते हैं, लेटर को बोलते हैं। तो हमको रो गिनना है, रो कितना होता है। तो सबसे नीचे जाने के लिए क्या बताए थे आपको, कंट्रोल के साथ एरो क्या दबाएंगे, डाउन एरो बटन दबाएंगे। जैसे कंट्रोल के साथ डाउन एरो बटन दबाए तो देखिए सबसे लास्ट एरो में चल गए, कितना है रो, 10,48,576 है, ठीक है। उसी तरह सबसे ऊपर हमको जाना है तो कंट्रोल के साथ
अप एरो बटन दबाएंगे सबसे ऊपर चला गया। तो ये तो रो जान गए, अब कॉलम जानना है कितना होता है, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे तो ये आपका XFD लास्ट शो कर रहा है। तो XFD का मतलब हो गया 16,384 XFD, ठीक है। तो चलते अगला देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 1 नंबर 10,48,576 क्या होते हैं, रो होते हैं। अब कॉलम कितने होते हैं, 16,384। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, MS एक्सेल में वर्किंग एरिया को क्लोज करने के लिए कौन सा की का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्किंग एरिया को क्लोज करना है, ठीक है। तो वर्किंग एरिया को क्लोज करने के लिए हम लोग कंट्रोल W बटन दबाते हैं। तो चलते एक्सेल ओपन करके और कंट्रोल W दबा के देखते हैं वर्किंग एरिया क्लोज हो रहा है कि नहीं। तो चलते एक्सेल हमने क्या किए, ओपन कर लिए। अब यहाँ कंट्रोल W दबा रहे, तो जैसे कंट्रोल W दबा रहे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने जो भी बनाया उसको सेव करना है कि नहीं करना है। तो हमको तो भाई नहीं करना है, तो यहाँ पर जैसे ही नो कर देंगे तो आपका वो वाला एक्सेल का वर्किंग एरिया क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो चलते आपको नहीं समझ में आ रहा था, हम एक न्यू वर्कबुक खोल लेते हैं। यहाँ से एक्सेल जैसे हम खोल लिए, अब कंट्रोल के साथ W बटन दबा रहे तो देखिए आपका वो वाला क्या हो गया, वर्किंग एरिया क्लोज हो गया। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। कंट्रोल W दबा के वर्किंग एरिया को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, MS एक्सेल को दूसरा किसी नाम से जानने जाते हैं। तो MS एक्सेल का दूसरा किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, तो MS एक्सेल का दूसरा जो नाम होता है स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आपका 2 हो जाएगा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है। एक्सेल में वर्कशीट के समूह को हम लोग वर्कबुक कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, निम्न में से एक्सेल से संबंधित प्रकार है। एक्सेल से संबंधित क्या प्रकार है, तो आपका 46 का आंसर 2 हो जाएगा, MS एक्सेल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, MS एक्सेल में आप किस प्रकार के संपूर्ण कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी पूछ रहा है आपसे कि एक्सेल में पूरे कॉलम को किस प्रकार आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कॉलम, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर 1 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 नंबर। कॉलम के हेडर पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं एक्सेल खोल के और उसके हेडर पर क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ से हमने न्यू एक्सेल यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं वर्कबुक। अब जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए हेडर पे तो देखिए आपका क्या हो गया, पूरे एक्सेल को पूरे कॉलम को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, MS एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितने रो होती है। तो अभी दिखाए थे एक वर्कशीट में कितने रो होती है, तो 10,48,576 क्या होती है, रो होती है, ठीक है। MS एक्सेल 2010 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक्सेल 49 नंबर देखेंगे, एक्सेल स्क्रीन को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है। तो हम लोग स्क्रीन को ज़्यादा से ज़्यादा 400% तक जूम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। और चलते यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और ओपन करके इसको जूम लेवल कहाँ होता है, तो व्यू में जाएंगे और यहाँ पर देखिए व्यू में जाने के बाद यहाँ जूम है, तो जूम पे क्लिक करके और यहाँ पर अभी डिफ़ॉल्ट रूप से शॉर्ट दिख रहा है। हम यहाँ पर क्या करते हैं 500 डाल के देखते हैं। तो जैसे ही 500 डाले तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कम से कम आप 10% तक जूम लेवल कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 400 तक कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, यहाँ पर अधिकतम पूछ रहा है। तो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं, 400% तक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, MS एक्सेल में एक्टिव सेल का टेक्स्ट कहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो एक्टिव जो सेल होता है, आप कोई भी सेल में कुछ लिखेंगे तो आपको फार्मूला बार पर क्या होगा, प्रदर्शित करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर किसी सेल में कुछ टाइप करके। अब जैसे हमको यहाँ पर कुछ सेल में टाइप करे तो ये कहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पर फार्मूला बार पर। इसको कहते हैं फार्मूला बार, फंक्शन बार भी कहते हैं, फार्मूला बार भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा, फार्मूला बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर, MS एक्सेल को रन मेनू से चलाने के लिए क्या लिखा जाता है। तो देखिए रन कमांड के माध्यम से बोल रहा है कि रन कमांड के माध्यम से एक्सेल को खोलने के लिए क्या लिखेंगे तो एक्सेल खुलेगा। तो चलते हैं यहाँ से, इसका आप क्या करेंगे, रन कमांड में एक्सेल टाइप करेंगे तब जाके आपका एक्सेल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो रन कमांड खोल लेते हैं। तो रन कमांड खोलने का शॉर्टकट की होता है विंडो के साथ R बटन और यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप करना है EXCEL। तो जैसे ही एक्सेल टाइप करके एंटर मारेंगे तो आपका एक्सेल क्या हो गया, यहाँ से ओपन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेल।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर, MS एक्सेल 2003 में बाय डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है? तो देखिए MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या 3 होती है। जैसे MS एक्सेल 2003 खोलेंगे तो सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, MS एक्सेल 2019 में बाय डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है? तो देखिए 19 में जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट एक सीट ही खुला रहता है। जैसे 2007 देखेंगे, यहाँ पर जैसे 60 देख रहे हैं हम लोग, MS एक्सेल 2007 है तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना है? सीट 1, सीट 2, सीट 3 है। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे 19 नंबर MS एक्सेल 2019 का, ठीक है। तो MS एक्सेल 2019 में बाय डिफ़ॉल्ट एक ही सीट क्या होता है? खुला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आपका 1 हो जाएगा 19 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, MS एक्सेल में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होती है? तो देखिए MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होती है? तो वो बुक 1 के नाम से क्या होता है? बुक 1 के नाम से सेव होता है। चलते यहाँ पर MS एक्सेल में को सेव करके देखते हैं। जैसे कुछ लिख ली यहाँ पर, ठीक है। और सेव करने के लिए हम लोग ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही सेव पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या नाम शो कर रहा है? बुक 3 शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सीट खुला हुआ है, इसी के लिए बुक 3 शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इसका बुक 1 है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 54 नंबर का आंसर बुक 1। जब भी आपको ये एक्सेल को बाय डिफ़ॉल्ट उसको सेव करेंगे तो बुक 1 के नाम से सेव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर, MS एक्सेल में सीट का बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है। तो देखिए सीट का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? सीट 1 होता है, सीट 2 होता है, सीट 3 होता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? सीट 1। जिसका चलते एक्सेल खोल के यहाँ पर देख लीजिए, जैसे एक्सेल खोल ले तो आप नीचे देख सकते हैं क्या नाम है बाय डिफ़ॉल्ट? सीट 1। क्या है? सीट 2, सीट 3, समझ रहे? तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होगा? सीट 1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या हो गया? चलते अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, MS एक्सेल में बनाई गई सीट का नाम अधिकतम कितने अक्षर तक लिखा जा सकता है? यानी सीट का नाम, समझ रहे? जैसे सीट 1 था, उसमें पूछ रहा है रिनेम करके आप कितना तक कैरेक्टर में लिख सकते हैं। तो उसमें 31 कैरेक्टर तक आप क्या कर सकते हैं? 31 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो MS एक्सेल में बनाई गई सीट का नाम को अधिकतम 31 कैरेक्टर तक आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और एक्सेल ओपन करने के बाद इसका सीट को क्या करते हैं? इसको रीनेम करते हैं। रीनेम करने के बाद हम 31 मरते A लिख के देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा, देखिएगा, चेक करिएगा 31 मरते, और 31 से ज़्यादा इसमें कैरेक्टर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर होगा, 31 कैरेक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, MS एक्सेल में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम जो होता है ये होता है 2 नंबर, x.xlsx, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, .xlsx। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, MS एक्सेल में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है फाइल एक्सटेंशन नेम, यहाँ टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्सटेंशन नेम ध्यान दीजिएगा इस पर। तो MS एक्सेल में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम जो होता है आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्या? .xltx, ठीक है, इसमें T लगा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, MS एक्सेल में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव होती है? तो देखिए MS एक्सेल में जो भी आप कुछ बनाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट में क्या होता है? सेव होता है, अगर आप कोई लोकेशन नहीं चूज करते हैं तो चलते हैं यहाँ से एक्सेल को क्या करते हैं? ओपन कर लेते हैं। जैसे हम एक्सेल को ओपन कर लिए, इसको सेव करते हैं, तो जैसे हम सेव पर क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए क्या शो कर रहा है? डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। क्या कर रहा है? डॉक्यूमेंट। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? माई डॉक्यूमेंट में सेव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या हो जाएगा? माई डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर, MS एक्सेल 2010 किस पैकेज में आता है? तो MS एक्सेल 2010 जो होता है MS ऑफिस पैकेज में आता है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, MS एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? तो MS एक्सेल वर्कबुक जो है वर्कशीट का संग्रह है। किसका संग्रह है? वर्कशीट का। बहुत सारे वर्कशीट मिलकर क्या बनाता है? वर्कबुक बनाता है, ठीक है, वर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर, जहां एक रो और कलम मिलते हैं क्या कहलाता है? तो एक रो और कलम मिलकर क्या बनाता है? एक सेल बनाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलते हैं यहाँ से एक्सेल को ओपन करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है? आपका रो है, और ये आपका क्या है? कलम। रो और कलम मिलकर क्या बना रहा है? एक सेल बना रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। एम एस एक्सेल के रिसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट में, यानी रिसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट में मिनिमम और मैक्सिमम कितनी फाइल हो सकती है? तो देखिए रिसेंट डॉक्यूमेंट जहाँ होता है, जहाँ हम लोग सेव करते हैं, वहाँ रिसेंट में ज़्यादा से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 फाइल आ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो रिसेंट कहाँ होता है, चलते यहाँ देख लेते हैं। एमएस एक्सेल को क्या करेंगे? ओपन करेंगे, और जैसे ही ऑफिस बटन पर क्लिक कर रहे हैं, ऑफिस बटन पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर क्या शो कर रहा है? रिसेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 दिख रहा है और सबसे लास्ट में आपको 17 दिखेगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है रिसेंट डॉक्यूमेंट में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने फाइल शो करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 17 फाइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल को कहा जाता है? तो एमएस एक्सेल में जो फाइल बनाते हैं उसे बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 65 नंबर। एमएस एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? तो एमएस एक्सेल का सबसे छोटी यूनिट आपका सेल होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। एमएस एक्सेल में कॉलम के लेवल की शुरुआत किसे होती है? तो देखिए कॉलम जो होता है, कॉलम जो होता है लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और रो जो होता है नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो एमएस एक्सेल में पूछ रहा है कॉलम की लेवल की शुरुआत किससे होती है? तो कॉलम की लेवल जो होती है आपका ए लेटर से शुरुआत होती है। किससे होती है? ए लेटर से। चलिए यहाँ पर देखना है, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिए और इसको कहते हैं कॉलम। ये आपका कॉलम है। तो देखिए कहाँ किस से लेवल कर रहा है? तो ए लेटर से आपको क्या कर रहा है? लेवल कर रहा है। उसी तरह आपसे पूछ रहा है कॉलम के रो के बारे में। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, एमएस एक्सेल में रो की शुरुआत किससे होती है? तो रो की शुरुआत आपका नंबर से होती है, 1 नंबर से। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, एमएस एक्सेल को ओपन किए और यहाँ पर देखिए रो नंबर यहाँ से चालू हो रहा है। तो कितना है? 1 शो कर रहा है। तो यहाँ लेवल पूछ रहा है, ना कि सेल पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। एमएस एक्सेल में रो की शुरुआत किससे होती है? 1 नंबर से होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। एमएस एक्सेल में सेल के ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो बहुत सारे एक्सेल में बहुत सारे सेल होते हैं, उसके ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? बुक कहते हैं, सॉरी सीट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीट कहते हैं। तो चलते एक्सेल खोल लेते हैं। यहाँ पर देखो ये सब क्या है? बहुत सारा सेल है। इसी को बोल रहा है एक्सेल में जितने सेल है वो सारे सेल को हम लोग क्या कहते हैं? सीट कहते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? सीट लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, सीट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। एमएस एक्सेल में सीट के ग्रुप को कहा जाता है? तो सीट के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क बुक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। एमएस एक्सेल 2003 में कॉलम की कुल संख्या होती है? तो एमएस एक्सेल 2003 पूछ रहा है। देखो ध्यान देना, यहाँ पर 2003 पूछ रहा है। ठीक है, तो 2003 में कॉलम की संख्या जो होती है 256 होती है। कितनी होती है? 256 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 71 नंबर। एमएस एक्सेल 2003 में लास्ट कॉलम की लेवल होता है? तो देखिए एमएस एक्सेल 2003 में लास्ट कॉलम की लेवल जो होता है आईवी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। एमएस एक्सेल 2016 में लास्ट कॉलम का लेवल होता है? तो 2016 पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर 2003 था, यहाँ 2016। इस बात को बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। एमएस एक्सेल 2016 में लास्ट कॉलम का लेवल होता है। तो लास्ट कॉलम का लेवल क्या होता है? XFD होता है। या आपसे 2007 में पूछे, ठीक है, या 2016 हो या 2021 हो, सबका लेवल XFD होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा, XFD। देखना है तो यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लिए, लास्ट लेवल पूछ रहा है। तो लास्ट में जाने के लिए क्या दबाएंगे? कंट्रोल के साथ राइट एरो बटन दबाए। तो देखिए यहाँ पर राइट सबसे लास्ट में आ गए। तो कितना लेवल शो कर रहा है? XFD। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या हो जाएगा? XFD हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। एमएस एक्सेल 2010 में कॉलम की कुल संख्या होती है? तो इसमें कॉलम की संख्या पूछ रही है। ठीक है, तो कॉलम की संख्या, ना कि रो की संख्या पूछ रहा है। ध्यान देना, यहाँ पर कॉलम की संख्या पूछ रही है। तो कॉलम आपका हो जाता है 16,384। 16,384 क्या होता है? कॉलम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर जो हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा, 16,384 हो जाएगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर आपका 16,384 होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। MS एक्सेल 2010 में लास्ट रो का नंबर होता है, तो लास्ट रो का नंबर क्या होता है? 10,48,576 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 10,48,576 क्या होता है? लास्ट रो नंबर होता है। देखना है तो एक्सेल को यहाँ से ओपन करेंगे और सबसे लास्ट में जाने के लिए हम लोग क्या दबाते हैं? कंट्रोल के साथ डाउन एरो। तो जैसे कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट एरो शो कर रहा है 10,48,576 रो नंबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे हम लोग 75 नंबर। MS एक्सेल 2019 में फर्स्ट सेल का एड्रेस होता है। तो फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? देखिए आपको बताया है कि सेल कैसे बनता है, कलम लेटर और रो नंबर से मिलकर क्या बनाता है? सेल बनाता है। तो फर्स्ट सेल का एड्रेस जो होता है आपका A1 होगा। ठीक है, 75 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। तो MS एक्सेल को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहले ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने के लिए क्या दबाएंगे? कंट्रोल के साथ अप एरो और कंट्रोल के साथ क्या बताएंगे? लेफ्ट एरो। जैसे दबाए तो सबसे पहले आ गया शुरू में। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या शुरू कर रहा है? लेटर है। उसके बाद क्या है? नंबर है। तो कॉलम लेटर और रो नंबर मिलकर क्या बनाता है? सेल बनाता है। तो वही पूछ रहा है फर्स्ट सेल का नाम क्या होगा। तो देखिए यहाँ नेम बॉक्स में क्या शो कर रहा है? A1। क्या शो कर रहा है? A1। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? MS एक्सेल 2019 में फर्स्ट सेल का एड्रेस पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर A1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। MS एक्सेल 2003 में फर्स्ट सेल का एड्रेस होता है। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेल का 2003 में भी फर्स्ट सेल का एड्रेस जो होता है A1 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन करने के लिए आपको डैश का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए MS एक्सेल में, यानी एक्सेल में कोई चीज़ का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर फार्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। MS एक्सेल में सभी फार्मूला किस सिंबल से शुरुआत होनी चाहिए। तो देखिए जो भी फार्मूला लगाते हैं हम लोग, कोई भी फार्मूला लगाएं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इक्वल टू लगाना पड़ता है। तो इक्वल टू सिंबल से क्या होता है? शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 के आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर। विभाजित यानी डिवाइडेड करने के लिए प्रतीक सिंबल्स क्या है? यानी डिवाइडेड का सिंबल्स क्या होता है? यानी भाग का, विभाजित करने का। तो विभाजित का सिंबल्स करने के लिए क्या होता है? 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। आपको बता देना चाहते हैं कि इतना मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं इतना गर्मी में आपके लिए क्वेश्चन पेपर को तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना। चलते 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। MS एक्सेल के एक पेज को कहा जाता है, एक पेज को क्या कहते हैं हम लोग? एक पेज को हम लोग सीट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर हो जाएगा आपका सीट, 3 नंबर हो जाएगा। 80 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, सीट। तो जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक्सेल को ओपन कर रहे हैं, ये एक पेज है, तो एक पेज का नाम क्या शो कर रहा है? सीट शो कर रहा है। क्या कर रहा है? सीट। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा? सीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। गुना करने का सिंबल्स क्या होता है? तो गुना का सिंबल्स क्या होता है? ये आपका स्टार की तरह दिख रहा है, ये होता है गुना का सिंबल्स। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। निम्न में से कौन सा टैब MS एक्सेल के टैब बार पर नहीं होता है? तो देखिए MS एक्सेल के टैब बार पर कौन सा टैब नहीं होता है? तो MS एक्सेल पर आपका रेफरेंस टैब नहीं होता है। ठीक है, तो देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर होम, इंसर्ट, डाटा। तो यहाँ पर MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और ऊपर देख रहे हैं होम है, टैब देख रहे हो, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, फार्मूला है, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है, लेकिन रेफरेंस नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या हो जाएगा? रेफरेंस। आप देखेंगे लास्ट अगला क्वेश्चन 83 नंबर। MS एक्सेल 2007 की टैब पर मौजूद टैब में फार्मूला टैब के बाद कौन सी टैब आता है? तो देखिए MS एक्सेल 2007 में पूछ रहा है। ठीक है, तो MS एक्सेल 2007 की टैब पर फार्मूला टैब के बाद कौन टैब आता है? तो फार्मूला टैब के बाद आपका डेटा आता है, डेटा टैब आता है। ठीक है, डाटा टैब आता है। तो देखेंगे यहाँ पर MS एक्सेल को क्या करेंगे? ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ फार्मूला टैब दिख रहा है। फार्मूला टैब के बाद क्या है? डेटा टैब है, डेटा टैब है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 83 का आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा, डेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। MS एक्सेल में रो की हाइट किस में मापी जाती है? तो MS एक्सेल में रो की हाइट जो है पॉइंट्स में मापी जाती है।
किस चीज़ में? पॉइंट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर। MS एक्सेल 2007 में बाय डिफ़ॉल्ट रो की हाइट होती है। तो MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट रो की हाइट जो होती है आपको 15 पॉइंट होती है। कितना होते हैं? 15 पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो चलते बाय डिफ़ॉल्ट रो की हाइट चेक करना है तो एक्सेल को यहाँ से क्या करेंगे? ओपन कर लेंगे और रो को हाइट देखने के लिए होम में चलेंगे और यहाँ से फॉर्मेट में चलेंगे और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? रो हाइट। जैसे रो हाइट पर क्लिक करेंगे तो कितना शो कर रहा है? 15 शो कर रहा है। तो 15 पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर होगा, 15 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 86 नंबर। MS एक्सेल कॉलम की ब्रीड किस में मापी जाती है? तो कॉलम के ब्रीड जो है यानी कॉलम की चौड़ाई जो है आपका कैरेक्टर में मापी जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। MS एक्सेल 2007 में कॉलम की बाय डिफ़ॉल्ट ब्रीड कितनी होती है? तो बाय डिफ़ॉल्ट पूछ रही है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी चौड़ाई जो होती है क्वेश्चन नंबर 87 के आंसर 3 हो जाएगा, 8.43 कैरेक्टर। और कैसे चेक करना है? तो चेक करने के लिए एक्सेल को ओपन करेंगे और एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट यानी उसका क्या पूछ रहा है? कॉलम के चौड़ाई के बारे में पूछ रहा है। तो फॉर्मेट में चलेंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर कॉलम ब्रीड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक किए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 8.43। तो कॉलम का बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ब्रीड जो होता है 8.43 कैरेक्टर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। MS एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट की का यूज करते हैं। कौन सा शॉर्टकट की होता है नया वर्कबुक लाने के लिए? तो हम लोग Ctrl+N बटन दबा के क्या कर सकते हैं? नया वर्कबुक इंसर्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर। MS एक्सेल में एक सेल के डाटा को वर्टिकली लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वर्टिकली लिखने के लिए, ठीक है। तो वर्टिकली लिखने के लिए हम लोग रैप टैक्स का यूज करते हैं। किस चीज़ का? रैप टैक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ से MS एक्सेल को ओपन कर लेंगे और जैसे हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं तो ये अभी क्या जा रहा है? हॉरिजेंटल जा रहा है। अब इसी पर क्लिक करके आप रैप टैक्स करेंगे तो आपका ये क्या हो गया? वर्टिकली हो गया, ठीक है, नीचे की ओर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, रैप टैक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। सर्च बॉक्स लाने के लिए डैश दबाए। तो सर्च बॉक्स लाने के लिए हम लोग क्या दबाएंगे? तो सर्च बॉक्स यानी फाइंड का बॉक्स लाने के लिए हम लोग शिफ्ट के साथ F5 बटन दबाएंगे तो सर्च बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो चलते एक्सेल खोल के शिफ्ट के साथ F5 बटन दबा के देखते हैं क्या सर्च बॉक्स आ रहा है कि नहीं। शिफ्ट के साथ F5 बटन, तो देखिए यहाँ पर आपका सर्च बॉक्स क्या हो गया? आ गया। सर्च मतलब फाइंड का मतलब क्या होता है? खोजना की या सर्च करना। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। Shift+F5 से आप सर्च बॉक्स क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। MS एक्सेल में एक सेल में लिखे गए नंबर का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। तो देखिए आप सेल में जब भी नंबर लिखेंगे वो राइट साइड में चला जाएगा। किस साइड में? राइट बॉटम में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 91 का आंसर क्या हो गया? राइट बॉटम। तो चलते हैं यहाँ पर एक्सेल खोल के और इसमें सेल में नंबर लिख के देखते हैं कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर नंबर टाइप करके अलग किए तो ये क्या हो रहा है? राइट साइड में चला जा रहा है। कहाँ साइड में? राइट साइड में। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया? 91 का आंसर 3 नंबर हो जाएगा, राइट प्लस बॉटम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। MS एक्सेल में एक सेल में लिखे गए अल्फ़ाबेट का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। तो ऊपर वाला नंबर के बारे में पूछ रहा था, ठीक है, और यहाँ पर आपका अल्फ़ाबेट के बारे में पूछा जा रहा है। तो अल्फ़ाबेट हमेशा क्या होता है? लेफ्ट साइड में होता है, सेल का लेफ्ट साइड में। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। जब भी सेल में अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो वो लेफ्ट साइड में रहेगा। तो चलते हैं यहाँ से एक्सेल को क्या करते हैं? खोल लेते हैं और यहाँ पर अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट टाइप करके साइड में क्लिक किए तो ये किस साइड में है? तो ये लेफ्ट साइड में है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। निम्न में से कौन सा फॉन्ट साइज MS एक्सेल में वैलिड है? तो देखिए फॉन्ट साइज पूछ रहा है, कौन सा फॉन्ट साइज MS एक्सेल में क्या है? वैलिड है। तो MS एक्सेल में 10.5 यानी क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या हो जाएगा? 10.5 फॉन्ट साइज क्या है? वैलिड है। तो चलते हैं यहाँ से एक्सेल खोल के
और फॉन्ट में टाइप करके देखते हैं 10.5 10.5, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो गया, ले लिया। लेकिन उसी में आप यहाँ पर ये डाल के देखिए 10.3 डालिए तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेगा। देखिए यहाँ पर 10 पॉइंट, हम जैसे 3 डाल के इंटर मार रहे तो नहीं ले रहा, क्या आ रहा है 10.5 आ जा रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 10.5, तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर, MS एक्सेल 2000 और 2003 में कॉलम की कुल संख्या होती है। तो देखिए 2000 में और 2003 में कॉलम की कुल संख्या 256 होती है, लेकिन इसमें 256 नहीं है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 94 के आंसर 4 नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर, MS एक्सेल में एक से ज़्यादा चयन की गई सेल को एक सेल में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी बोल रहा है एक से ज़्यादा सेल में लिखा हुआ है, उस सारे सेल को एक सेल बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मर्ज सेल करते हैं। क्या करते हैं, मर्ज सेल। मर्ज सेल करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सेल का एक सेल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर 3 हो जाएगा। चलते एक्सेल में खोल के देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे सेल है, हाँ, ये पूरे सेल को सिलेक्ट करके जैसे हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे, क्या हो गया, जैसे मर्ज एंड सेंटर किए तो ये क्या बना दिया, एक सेल बना दिया। तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या हो गया, मर्ज सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर, MS एक्सेल में वर्कबुक को डैश का उपयोग करके बंद किया जा सकता है, बंद किया जाता है। तो हम MS एक्सेल को वर्कबुक को कैसे बंद कर सकते हैं, तो कंट्रोल W दबा के आप क्या कर सकते हैं, MS एक्सेल में वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर, एक्सेल हेडर एंड फुटर का बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिंग होता है। MS एक्सेल में हेडर एंड फुटर का बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिंग होता है। तो देखिए MS एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिंग होता है 0.3 मार्जिंग होता है, 0.3 मार्जिंग। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। देखना है तो चलते हैं यहाँ से MS एक्सेल को ओपन करेंगे और मार्जिंग चेक करने के लिए पेज लेआउट में चलेंगे और यहाँ मार्जिंग पर क्लिक करेंगे, कस्टम मार्जिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडर क्या शो कर रहा है, हेडर में 0.3 और नीचे देखिए हेडर के बाद क्या शो कर रहा है, फुटर में 0.3। तो आपसे क्या पूछ रहा है, MS एक्सेल में हेडर और फुटर बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितना होता है, तो 0.3 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर अब देखेंगे, MS एक्सेल में सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो MS एक्सेल में सेल रेफरेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के। और कौन कौन होता है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए सेल रेफरेंस 3 प्रकार के होते हैं, रिलेटिव सेल्फ रेफरेंस होते हैं, एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंस होते हैं और मिक्स सेल्फ रेफरेंस होते हैं। तो 3 प्रकार के आपका क्या होते हैं, सेल्फ रेफरेंस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 99 नंबर, निम्न में से कौन सा एक्सेल का सेल रेफरेंस नहीं है। तो देखिए अभी बताया है कि आपका सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3, रिलेटिव सेल्फ रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंस और मिक्स्ड सेल्फ रेफरेंस। तो ये तीनों है। अब इसमें से देख लीजिए ये तीनों के बाद कौन नहीं है, तो ये नहीं है, आपका फ्रैगमेंट सेल्फ रेफरेंस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या हो जाएगा, 4, फ्रैगमेंट सेल्फ रेफरेंस नहीं है आपका। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 100 नंबर, क्वेश्चन नंबर 100 जानने से पहले हम कुछ सेल रेफरेंस किसे कहते हैं, सेल रेफरेंस क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ से खोल लेते हैं एक मरते। देखिए रिलेटिव सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड सेल्फ रेफरेंस का मतलब क्या होता है। देखिए ये B3 है, B क्या है, आपका कॉलम होता है और 3 क्या होता है, आपका रो होता है। जैसे ही बताए थे आपको, कॉलम क्या होता है, लेटर में होता है और नंबर क्या होता है, रो में होता है। तो B आपका कॉलम होता है और 3 क्या होता है, आपका रो में होता है। तो ये आपका रिलेटिव सेल्फ रेफरेंस है। ठीक है, और एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंस देख रहे हैं यहाँ पे, तो B से पहले क्या है, आपका डॉलर का चिन्ह है। देख रहे हैं B से पहले क्या है, डॉलर के चिन्ह है और डॉलर के चिन्ह का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है आपका B नंबर कॉलम क्या है, B कॉलम क्या है, फिक्स किया गया है। ठीक है, उसी तरह आप 3 से पहले देखिए, यानी 3 क्या है, आपका रो है। तो रो से पहले क्या है, एक डॉलर का क्या है, निशान लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, कॉलम और रो क्या है, फिक्स है। तो इसको कॉलम और रो क्या है, फिक्स है। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं। और मिक्स सेल्फ रेफरेंस देख रहे हैं, तो कॉलम से पहले एक डॉलर के निशान है, ठीक है,
जबकि कॉलम क्या बी क्या है आपका कॉलम है, और देखिए तीन के बाद डॉलर के निशान नहीं है, तो तीन क्या आपका लॉकेट नहीं है यानी फिक्स नहीं है, तो यानी कॉलम फिक्स है और तीन रो क्या है फिक्स नहीं है। या तो आपका कॉलम से पहले डॉलर हो सकता है, ठीक है, या तो रो से पहले डॉलर हो सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं कॉलम से पहले क्या डॉलर नहीं है और तीन से पहले क्या है डॉलर है, तो कॉलम और तीन क्या है, तीन का मतलब रो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला में आपका कॉलम क्या है, कॉलम को फिक्स किया गया है, ठीक है, फिक्स किया गया है, रो को फिक्स नहीं किया गया है। और इसमें क्या किया गया आपको, इसमें कॉलम को फिक्स नहीं किया गया, रो को फिक्स किया गया है, तो इसको मिक्स सेल रेफरेंस कहते हैं। तो आपका सेल रेफरेंस तीन प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से प्रैक्टिकल देख लेते हैं एमएस एक्सेल में, तो यहाँ से एक्सेल को खोल के आपको सेल रेफरेंस के बारे में समझा देते हैं। तो सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ तीन टाइप्स के आपका सेल रेफरेंस है। सबसे पहले क्या है, रिलेटिव सेल रेफरेंस है। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझेंगे। जैसे हमने क्या किए, यहाँ पर देख रहे हैं आपने यहाँ पे हमने दो कॉलम में डेटा को टाइप किए, ठीक है, और यहाँ पे जैसे इक्वल टू लगा लिए और पहला वैल्यू को सिलेक्ट करके फिर यहाँ प्लस लगा रहे हैं और दूसरा वैल्यू को भी सिलेक्ट किए, ठीक है, पहला सेल और दूसरा सेल दोनों सिलेक्ट किए और इसमें देख रहे डॉलर के निशान नहीं है, नहीं ना है डॉलर के निशान। तो डॉलर के निशान का मतलब क्या है, हमने सेल ये वाला क्या ना कॉलम को फिक्स किया गया ना रो को फिक्स किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। इंटर मारेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। अब इसी को हम क्या करेंगे, नीचे की ओर ड्रॉ कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर दे रहे। तो सारा का मान देखिए, जैसे यहाँ पर हमने क्या किए थे, इक्वल टू ये वाला सेल को सिलेक्ट किए थे, जोड़ ये वाला सिलेक्ट किए थे, तो इसका आंसर क्या दिया, 20 दिया। और उसी फार्मूला को हम नीचे की ओर ड्रॉ कर दिए, तो सभी में क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अगर मान लीजिए अगर वो सेल फिक्स रहता तो ये इस तरह से आपका रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो ये इस तरह से, जैसे यहाँ पर कोई डॉलर के निशान आपको शो नहीं कर रहा है, यानी रो और कॉलम को फिक्स इसमें नहीं किया गया, तो कॉलम रो फिक्स नहीं होगा, इस तरह से आपका जो आपका वैल्यू आएगा, तो इसको कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। क्या कहते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस। और इसी फार्मूला को हमने कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, तो इसका आंसर 20 आ रहा है। 20 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता है जब यहाँ पर हम इक्वल टू ये सेल और ये सेल को, यानी आप यहाँ पर फार्मूला जो लगाया है तो इसका लेफ्ट दो सेल उठाया ना, तो इसी फार्मूला को हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिए, तो यहाँ का दो लेफ्ट सेल को क्या किया, उठाया है। तो दो उठाया तो यहाँ पर इसका आंसर, यहाँ पर 20 वैल्यू है जबकि यहाँ पर ब्लैंक है, तो इसका रिजल्ट आपको क्या दिया गया, 20। और जबकि यहाँ पर 10 लिख देंगे तो आपको देखिए 30 आ जाएगा। यानी इसमें क्या हो गया, रो और कॉलम का वैल्यू क्या होता है, चेंज हो रहा है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो जब इसको चेंज नहीं हो रहा है तो इस तरह के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रो ना फिक्स है ना कॉलम फिक्स है, इसलिए इसको रिलेटिव सेल रेफरेंस कहेंगे। अब इसको बात देखते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस किसे कहते हैं। एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंस का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर इक्वल टू लगा लिए, जैसे यहाँ पर डिलीट कर देते इसको, यहाँ पर लगा रहे इक्वल टू और ये वाला सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने का शॉर्टकट होता है F4 से हमने क्या किए, ये वाला सेल को लॉक कर दिए। जैसे ही लॉक किए तो यहाँ पर देखिए G से पहले क्या डॉलर के निशान आ गया और 3 से पहले क्या आ गया, डॉलर के निशान आ गया। तो G का मतलब आपको पता है कॉलम होता है, कॉलम क्या करता है, लेटर को लेबल करता है और नंबर क्या करता है, रो को लेबल करता है। तो ये देखिए कॉलम और रो दोनों को क्या किया है, फिक्स कर दिया है। उसके बाद हम प्लस लगा दिए और फिर ये वाला सेल को सिलेक्ट किए और इसको भी F4 से हमने क्या किए, फिक्स कर देते हैं, फिक्स कर दिए। तो जैसे फिक्स करके इंटर मार दिए और ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉ कर रहे, खींच रहे हैं इसको, तो इसका मान क्या आ रहा है, सबका वैल्यू क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। क्यों 15 आ रहा है कि इसमें आप रिलेटिव सेल में क्या ये आप वैल्यू को फिक्स नहीं किए थे, तो इसका आंसर क्या हो रहा है, जैसे ही आपने ड्रॉ किए तो सारा कॉपी पेस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या किए हैं, आपने रो और कॉलम को फिक्स कर दिए है, इसलिए यहाँ पर भी मान क्या हो गया, वो दोनों के ही सिलेक्ट किया जा रहा है क्योंकि वो फिक्स है, रो कॉलम फिक्स है, इसीलिए उसका मान चेंज नहीं हो सकता है। समझ रहे, तो ये भी इसका भी मान क्या हो रहा है, ये भी फिक्स किए तो इसका भी वही दोनों सेल को क्या किया, सिलेक्ट किया, क्योंकि लॉक है, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंस कहते हैं। अगर आप लोगों के एग्जाम में अगर इस तरह से आपका वैल्यू दिया हो, अगर पूछा जाए ये कैसा है, किस टाइप का सेल रेफरेंस है, तो आप रिलेटिव सेल्फ रेफरेंस है, क्योंकि इसमें एक भी डॉलर के निशान नहीं है।
अब इस तरह से आपसे पूछा जाए, जैसे इसमें इस तरह से निशान है जिसमें रो और कॉलम दोनों को फिक्स किया गया है, अगर इस तरह से आपका रहे तो ये आपका एब्सोल्यूट सेल प्रेफरेंस है। ठीक है, या आपका क्वेश्चन इस तरह से भी होगा, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किए 10 लिख दिए और यहाँ पर क्या कर दिए एक कुछ मान को दर्शाते, जैसे 1 मिनट साइड में हमने क्या किए एक 10 लिख दिए और यहाँ पर हमने क्या कर दिए 2 3 6 लिख दिए, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू 10 को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई के निशान लगाएंगे और 2 को सिलेक्ट करेंगे और इंटर मारेंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया 20 आ गया। तो ये अभी कौन सा है, इसमें कौन सा सेल्फ रेफरेंस है, तो ये अभी रिलेटिव सेल्फ रेफरेंस है। यहाँ पर देख सकते हैं आप फॉर्मूला बार में रिलेटिव सेल्फ रेफरेंस है। अब इसको जैसे हम नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे, जैसे नीचे खींचे तो जैसे इसका मान 20 है, लेकिन इसका मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता है इसमें ना रो फिक्स है और ना कलम फिक्स है। तो यहाँ पर जैसे इसको क्या किया, इसका मान हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से अब इसको ड्रॉ करेंगे तो ऊपर वाला सेल नीचे आएगा ना, तो ये क्या हो रहा है चेंज होते जा रहा है। चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने फिक्स नहीं किए। तो जो फिक्स नहीं होता है उसको हम क्या कहेंगे रिलेटिव सेल्फ प्रेफरेंस कहेंगे। ठीक है, अब हम इसी को चाहते हैं कि हम चाहते हैं 10 को इससे मल्टीप्लाई करें, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 10 को 6 से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो हम ये वाला सेल को क्या करेंगे, अब क्या करना हो तो हम चाहते हैं ये 10 जो है इसको फिक्स कर दे और ये वाला जो 2 3 6 है ये वाला ये फिक्स नहीं हो, ये चेंज हो। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और ये वाला सेल को सिलेक्ट करके F4 बटन दबा के फिक्स कर दिए। क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। ताकि इसलिए फिक्स किए है क्योंकि ये चेंज नहीं हो, क्योंकि हमको 10 से सबको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ 10 को सिलेक्ट करके यहाँ पर मल्टीप्लाई के निशान लगाए और उसके बाद यहाँ से 2 को सिलेक्ट किए और इंटर मार दिए। अब नीचे की ओर ड्रॉ कीजिए, तो देखिए जैसे नीचे की ओर ड्रॉ किए तो 10 में 2 से गुना किया तो कितना 20 आया। अब 10 में 3 से गुना किया 30 आया, 10 में 6 से गुना किया यहाँ क्या आ गया 60 आ गया। अब डबल क्लिक करके देखिए उसी को सिलेक्ट करा, क्योंकि 10 को हमने क्या किए थे फिक्स कर दिए थे, रो और कलम दोनों को। आप देख सकते हैं यहाँ पे आई के पहले डॉलर के निशान है और इसके बाद क्या है 12 से पहले क्या है डॉलर के निशान है। तो ये वाला सेल को हमने क्या किए थे रो और कॉलम इसको फिक्स कर दिए थे, इसलिए फिक्स किए थे ताकि इसका मान चेंज नहीं हो। और उसके बाद आपका ये वाला जो है इसमें उसके बाद क्या यहाँ पर जो आपको शो कर रहा है J13 ये आप क्या है रिलेटिव सेल्फ रेफरेंस है। तो इस तरह से आपका दे तो इसको भी एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंस कहते हैं। आपका आंसर क्वेश्चन इस तरह से आए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग मिक्स्ड सेल्फ रेफरेंस। तो यहाँ पर देखिए मिक्स सेल्फ रेफरेंस है। ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं इक्वल टू 10 को सिलेक्ट किए ना 10 को सिलेक्ट। अब 10 को सिलेक्ट किए और 10 से और इसमें देखिए इसके कॉलम को क्या करते हैं हम डॉलर लगा के यानी शिफ्ट के साथ 4 बटन दबा के डॉलर लगा दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कॉलम को हमने लॉक कर दिए। रो नहीं लॉक हुआ, एम यानी एम क्या है कॉलम को लॉक किए। उसी तरह बीच में क्या किए प्लस लगा दिए। फिर हमने क्या किए सेकेंड सेल को सिलेक्ट किए और सेकेंड सेल में का भी हमने क्या किए डॉलर के निशान लगा के लॉक कर दिए। तो इसमें हमने दोनों कॉलम को लॉक कर दिए जबकि रो इसमें लॉक नहीं है। तो इस तरह को हम इस तरह के वैल्यू को मिक्स्ड सेल रेफरेंस कहते हैं, मिक्स्ड सेल्फ रेफरेंस। अब जैसे इसको इंटर मार दिए अब नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको नीचे की ओर ड्रॉ किए तो जबकि यहाँ पर देखिए ये सारा आंसर आ रहा है 10 के पावर क्या 10 में 2 से गुना की क्या किए हम लोग जोड़े हैं। तो इसका आंसर क्या है 15 है। फिर इसका आंसर क्या है 23 आया। तो जबकि यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमने क्या किए थे इसमें कॉलम फिक्स किए और रो फिक्स नहीं है। तो रो यहाँ पर चेंज हो रहा है लेकिन कॉलम नहीं चेंज हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको नीचे की ओर हमने क्या करते इसको कॉपी करके हम यहाँ पे साइड में एक जगह पेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर पेस्ट कर दिए तो इसका मान क्या आ गया, इसका वैल्यू क्या आ रहा है 56 आ रहा है। तो 56 इसका वैल्यू आ रहा है। तो 56 क्यों आ रहा है देखिए जबकि यहाँ पर डबल क्लिक कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कॉलम नहीं बदल रहा है जबकि रो चेंज होते जा रहा है, क्योंकि हमने कॉलम को क्या किए थे फिक्स किए थे और जबकि रो को हमने फिक्स नहीं किए थे। तो इसलिए कॉलम यहाँ पे यही आएगा और रो का मान यहाँ पर निकल रहा है। अगर मान लीजिए इसी पे तो इस तरह से अगर आपका मिक्सड एंट्री हो या मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किए थे हम कॉलम को हटा देते हैं फिक्स नहीं करते हैं। अब हमने सिर्फ रो को फिक्स करते हैं तो उसके लिए शिफ्ट के साथ डॉलर के निशान लगाएंगे। फिर ये 3 के बाद क्या करेंगे शिफ्ट के साथ डॉलर के निशान लगाएंगे और एंटर मारेंगे और इसको नीचे की ओर क्या करेंगे इसको खींच देंगे। तो जैसे ही खींच रहे हैं तो देखिए हमने क्या किए थे
अब सुनिए बात को, उसमें कॉलम को फिक्स किए थे, तो कॉलम फिक्स किए तो रो नीचे की ओर जा रहा था, तो इसका आंसर निकल गया था। अब यहाँ पे हमने क्या किए, है रो को ही फिक्स कर दिए। क्या कर दिए, रो को ही फिक्स कर दिए, तब ना इसका मान आपका ये आ रहा। तो ये रो नहीं चेंज हो सकता है, इसी के लिए इसका मान क्या है, नीचे वाला का भी मान क्या हो गया, वही सेल पर दे रहा है। देखिए यहाँ पर तो रो का यहाँ पर मान, रो यहाँ से चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि रो का हमने क्या कर दिए, फिक्स कर दिए हुए। तो इस तरह के रेफरेंस, इस तरह के वैल्यू को हम लोग मिक्सड सेल रेफरेंस कहते हैं, जो मिक्स होगा। रिलेटिव सेल्फ रेफरेंस में कोई सेल लॉक नहीं होगा, और एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंस में रो और कॉलम दोनों लॉक हो सकता है, लॉक होता है, उसको एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, उसी तरह मिक्स सेल्फ रेफरेंस में क्या होगा, मिक्स सेल्फ रेफरेंस में यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर रिलेटिव सेल में क्या है कि पहले बी और जो कॉलम है और रो है ये लॉक नहीं है, और जबकि एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंस में रो और कॉलम दोनों लॉक है। उसी तरह मिक्सड सेल्फ रेफरेंस में यहाँ बी से पहले क्या है, बी को लॉक किया गया, जबकि कॉलम को लॉक किया गया, रो जबकि लॉक नहीं है। उसी तरह यहाँ पर देख रहे कॉलम लॉक नहीं है, जबकि बी को लॉक किया गया है। तो इस तरह से हो तो इसे मिक्सड सेल रेफरेंस कहते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा उदाहरण एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंस का है। तो अभी बताया है एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंस का बारे में, क्या यानी कॉलम और रो दोनों क्या होगा, लॉक होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कौन हो सकता है। यहाँ पर 1 नंबर में देखिए इसमें सिर्फ कॉलम लॉक है, रो नहीं है। ठीक है, और जबकि 2 में देखिए कॉलम लॉक है और रो भी लॉक है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो 2 नंबर क्या है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस।